हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 5, जो कि है फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड इंग्लिश अफर्मेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले बताया गया है कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर होता था उसमें वॉरियर सोसाइटी को दिखाया जाता था। लिटरेचर का जो थीम होता था वो हीरोज़, बैटल्स, वॉरियर्स, लॉयल्टी, करेज, इन सब पे के अराउंड रिवॉल्व करता था। उसके बाद यहाँ पे एक लॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट दिया है। तो लॉर्ड कौन होता था? लॉर्ड जो होते थे वो लैंड ओनर्स होते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि जो लोग इनके लिए काम करते थे उन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करते थे, फूड प्रोवाइड करते थे, और उसके बदले में जो लोग थे वो इनके लिए वॉर्स में लड़ने जाते थे। तो अब क्या हुआ? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 में, जिसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लैंड में। और मतलब जो चेंज था वो स्लो था लेकिन रेडिकल था, काफ़ी बड़ा हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले नॉर्मन्स आए 1066 में, बैटल ऑफ हास्टिंग हुआ। तो बाद में विलियम द कॉन्करर किंग बने। अब किस किस चीज़ में चेंजेस आए? हमने देखा कि गवर्नमेंट में चेंजेस आए, लैंग्वेज में चेंजेस आए, कल्चर में और लिटरेचर में। तो ये जो इंग्लिश हिस्ट्री का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। अब नॉर्मन्स जो थे वो क्या थे? फ्रेंच स्पीकर थे। वो अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए, फ्रेंच के कल्चर लेके आए। अब कॉन्क्वेस्ट हुआ, उसके बाद जो किंग थे, जो नोबल्स थे, चर्च लीडर्स थे, वो तो फ्रेंच यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो अभी भी इंग्लिश ही यूज़ कर रहे थे। तो एक बाइलिंगुअलिज्म हमें देखने को मिला, जो कि अराउंड 200 ईयर्स चला। तो जो फ्रेंच थी वो लैंग्वेज ऑफ पावर थी, और जो इंग्लिश थी वो लैंग्वेज ऑफ पीपल बन गया। अब लेकिन 1204 में इंग्लिश इम्पॉर्टेंट बन गई दोबारा। कैसे? तो 1204 में जो इंग्लैंड था उसके पास जो फ्रेंच के लैंड्स थे वो चले गए सब। इसका मतलब क्या था कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ उसके बाद जो भी रूलर होता था ना, उसके कुछ लैंड इंग्लैंड में होते थे, कुछ लैंड वहाँ पे फ्रेंच पे होते थे। और वो मतलब इधर से उधर जाया आया करते थे, वो उनकी ओनरशिप दोनों जगह पे रहती थी। लेकिन 1204 में क्या हुआ कि फ्रेंच ने बोला कि उन्होंने अपने लैंड्स वापस ले ली, कि आप वहीं के हो, आप मतलब चूज़ करो, डिसाइड करो, या तो इंग्लैंड या फ्रेंच। अब उन्होंने क्या करा कि उन लोगों ने इंग्लैंड को ही अपना घर मानना शुरू कर दिया, घर मान लिया। तो पहले क्या होता था कि जैसे फ्रेंच के का जो रूलर है वो इंग्लैंड पे रूल कर रहा है, तो वो अपने आप को, तो वो इस तरह देखा जाता है कि फ्रेंच का रूलर यहाँ पे रूल कर रहा है। अब जो वो लोग थे, फ्रेंच ने जब अपने लैंड्स वापस ले लिए तो उन्होंने अपने आप को यहीं का मान लिया कि हम इंग्लैंड के ही लोग हैं अब, और इसलिए फिर उन्होंने इंग्लैंड का जो कल्चर था, जो लैंग्वेज थी, उन सबको भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब उन्होंने इंग्लिश का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इससे पहले क्या था? जो नोबल्स थी उनकी लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच थी, जो किंग था, जो चर्च के लोग थे, वो सब फ्रेंच यूज़ कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो भी इंग्लिश यूज़ करने लगे। तो क्या हुआ कि इंग्लिश प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन गई। अब इसके बाद ग्रोथ हुआ रीडिंग और राइटिंग में। अब पहले क्या होता था कि जो लिटरेचर था वो मेनली किसके लिए लिखा जाता था? किसके लिए पोइट्रीज़ बनाई जाती थी? तो वो मेनली जो किंग होता था उसके लिए, जो चर्च के लिए, तो उन्हीं नोबल जो पावर में है लोग, उनके लिए होता था। अब इंग्लिश जो है वो सबकी लैंग्वेज हो गई, तो जो लिटरेचर लिखा जा रहा है वो कॉमन पीपल भी पढ़ सकता है, उनके लिए भी लिखा गया। और तो क्या हुआ? लिटरेसी बढ़ी, रीडिंग, राइटिंग। इवन वो लोग अब कॉमन पीपल प्रोड्यूस भी करने लगे लिटरेचर, उन्हें सेल भी करने लगे। ठीक है। इसके बाद हुआ कि जो लंदन है अब वो बन गया कैपिटल सिटी। अब लंदन हो गया एक ऐसा सेंटर बन गया जो पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बन गया। तो किंग, कोर्ट्स, ऑफिसेस सब लंदन में आ गए। अब लंदन में इंग्लैंड के अलग अलग पार्ट से लोग आके रहने लगे, और हर एरिया में की जो इंग्लिश थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, जैसे हम डायलेक्ट्स बोलेंगे। तो डायलेक्ट्स जो थे, अलग अलग डायलेक्ट्स के लोग आके एक साथ रह रहे हैं। अब क्या हुआ? धीरे धीरे एक कॉमन इंग्लिश डेवलप हुई। अभी जो इसी को लंदन इंग्लिश बोलते हैं हम। तो जो कि इन्फ्लुएंस थी मिडलैंड से, जो कि सेंट्रल इंग्लैंड की इंग्लिश थी, और
ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटीज़ की जो इंग्लिश हुआ करती थी उससे इन्फ्लुएंस होकर बनी। तो अब लंदन जो था, लंदन इंग्लिश जो थी वो ज़्यादा एजुकेटेड और बैलेंस्ड मानी गई। तो ये बनी आगे जाके स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो कि हम अभी भी स्कूल्स में, ऑफिस में, बुक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लंदन की बात हुई है। उसके बाद 1415 में जो किंग हेनरी थे, उन्होंने क्या करा, इंग्लिश का डोमिनेशन को अफर्म किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रिजेक्ट कर दी फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो एक हमें नेशनल लैंग्वेज मिली, लैंग्वेज ऑफ पावर मिली। तो यहाँ तक थोड़ा हिस्ट्री था। उसके बाद यहाँ पे अब लेमन की बात करिए। लेमन कौन था? तो ये अर्ली 13th सेंचुरी का एक पोइट था। इनका जो फेमस वर्क है वो है ब्रूट। तो ब्रूट क्या है? फर्स्ट नेशनल एपिक है जो कि इंग्लिश में लिखा गया। तो अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो जो हिस्ट्री थी इंग्लैंड की वो पहले भी लिखी जा रही थी, पहले भी लिखी गई थी, लेकिन ये पहली हिस्ट्री थी जो कि इंग्लिश में लिखी गई। तो ये नेशनल एपिक बना पहला इंग्लिश का। तो इसलिए ये इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में था। इन्होंने अर्ली ब्रिटेन की बात करी है, इसमें किंग आर्थर की बात करी है, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की बात करी है। तो जो हमारा ये लेमन का जो वर्क है, अगर हम देखें कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये क्या करता है कि इंग्लैंड को उसके पास्ट के बारे में बताता है कि आपको, कि आपका पास्ट कितना ग्रैंड था, आपके जो वॉरियर्स थे वो कितने करेजियस थे, और बहुत रिच पास्ट रहा है, और उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को और ज़्यादा वो इस्टेब्लिश करता है। तो आपको अपने आप उन्हें प्राउड फील करना सिखाता है। तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव से लेमन का वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया। अब इन्होंने जो थे सोर्सेस क्या थे, कैसे हिस्ट्री लिखी, तो उन्होंने अलग अलग सोर्सेस से, फ्रेंच सोर्सेस से, सेल्टिक सोर्सेस से, इन सब से कुछ कुछ चीज़ें उठाई, उन्हें फिर इंग्लिश में लिखा। मतलब कॉपी नहीं करा बट थोड़ा चेंज करके फिर यहाँ से उन्होंने हिस्ट्री के अकाउंट्स लिए और अपना ब्रूट वर्क लिखा। इसमें क्या क्या उन्होंने बताया, एंशंट हीरोज़ के बारे में बताया, और क्लासिकल जो ब्रेव थे उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। तो ये उनका वर्क था। और तो ये पर्पस जो था वो था जो नेशनल प्राइड है उसे क्रिएट करना, इंग्लैंड को दिखाना उसका, उनका ग्रेट पास्ट। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि एक नई थीम एंटर हुई। यानी कि जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले हमने क्या देखा कि जो थीम था वो वॉर्स थी, बैटल्स थी, क्योंकि लोग क्या थे, सर्वाइवल मोड में जी रहे थे। अब क्या हुआ, एक नई थीम आई जब फ्रेंच अपने साथ अपना कल्चर भी जो लेके आया। तो इंग्लिश लिटरेचर में भी हम देखते हैं कि नई थीम्स आना शुरू हुई। वो क्या थी नई थीम्स? वो थी लव पोइट्रीज़, तो जो कि फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस कराई। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया और लव पोइट्रीज़ आई। तो पहले वॉर एंड रिलीजन पे थी, अब रोमांस, इमोशंस, लव, ये सब भी दिखाने। लव का जो कॉन्सेप्ट था ये कोर्टली लव दिखाया, यानी कि लव को बहुत प्योर दिखाया, आइडियल दिखाया, और हम मोस्टली ऐसे दिखाया कि जो लास्ट में जिसकी एंडिंग अच्छी नहीं थी, जो फुलफिल नहीं हो पाया, अनफुलफिल्ड लव दिखाया। तो और लव को इस तरह पोर्ट्रे करा जाता था जैसे वो बहुत रिलीजियस हो। ठीक, तो जैसे वर्जिन मैरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह लव को काफ़ी प्योर, मॉरल, रिलीजियस इस तरह दिखाया गया। इसमें फिज़िकल अट्रैक्शन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, इंटीमेसी को नहीं दिखाया जाता था, वुमेन को परफेक्ट, ब्यूटीफुल और ऑलमोस्ट गॉडेस लाइक दिखाया जाता था। और नाइट होता था जो वो अपनी लेडी की रिस्पेक्ट करता था, उसे सर्व करता था, तो फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता था, डिवोशन को दिखाया जाता था। तो लव जो था ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक रिलीजन यहाँ तक। अब उसके बाद आता है क्रूसेड। क्रूसेड और विमेन्स का रोल। क्रूसेड क्या होता है? क्रूसेड होता है जैसे रिलीजियस वॉर्स होती थी, जो क्रिश्चियन जो सोल्जर्स होते थे वो जाते थे लड़ने के लिए, बाहर जाते थे। तो और ये जो वॉर्स थी ये बहुत सालों तक चलती थी। तो जो विमेन थी वो क्या करते थे कि मैन के जाने के बाद विमेन घर पे रह जाती थी, फैमिली को संभालती थी, घर को संभालती थी। तो लिटरेचर ने विमेन को कैसा शो करा? लिटरेचर ने विमेन को शो करा फेथफुल,
कि वो जो अपने हस्बैंड या जो लवर थी उनके लिए वेट करती थी, किसी और से वो प्यार नहीं करती थी। फिर रोमन डेला रोज की बात की गई है। ये फ्रेंच का बहुत फेमस लव पोएम है, मिडल एजेस की सबसे पॉपुलर लव पोएम है। इसने पूरे यूरोप पे इसका इन्फ्लुएंस दिखा। तो उसके बाद जो लिटरेचर में जो लव का जो थीम आया, ये लेकिन कंट्रोल था। जो लव था वो आइडियलाइज दिखाया गया, मतलब परफेक्ट दिखाया गया, जैसा रियल लाइफ में होता है वैसा नहीं दिखाया गया। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें अवॉइड करा गया। जेलसी, बिट्रायल, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करा गया। लिटरेचर ने भी सोशल रूल्स को सपोर्ट किया कि इन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। मेल डोमिनेंस को दिखाया गया और कि विमेन ओबीडियंट होती हैं। तो लिटरेचर ने इन सारी चीज़ों को नॉर्मल बना दिया। रियलिस्टिक लव को उन्होंने डेंजरस दिखाया कि जो सोसाइटी को ख़राब कर सकता है, तो इसलिए उसे कंट्रोल किया गया। अब फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था वो लिटरेचर पे जब आया, तो हम देखते हैं कि फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स भी इंग्लिश लिटरेचर में हमें देखने के लिए मिले, जैसे कि कासल हो गया, कोर्ट हो गया। उसके बाद कुछ रोमांस स्टोरीज़ आई फ्रेंच से, लव स्टोरीज़, और कल्चर का एक मिक्स देखने को मिला। फिर इसमें बैलेट्स की बात की गई है, जो पॉपुलर सॉन्ग्स एंड बैलेट्स की बात की गई है। तो जो बैलेट्स होते थे वो कोर्ट्स या किंग्स के लिए नहीं थे, ये कॉमन पीपल के लिए होते थे। ये मोस्टली ये सीजन्स के बारे में होते थे, नेचर के बारे में होते थे, डेली लाइफ के बारे में होते थे। और ये शॉर्ट स्टोरी पोएम्स होती थी जो कि इजी लैंग्वेज में लिखी जाती थी। तो जो कि एंडिंग जो होती थी इनकी मोस्टली डेथ, बिट्रायल या लॉस ही दिखाती थी। तो इस सेक्शन में हमने ये देखा कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, उससे इंग्लिश लिटरेचर पूरी तरह चेंज हो गया। फ्रेंच लैंग्वेज आई, फ्रेंच कल्चर आया, जिसकी वजह से जो थीम्स थे इंग्लिश लिटरेचर में वो चेंज हो गए। रोमांस, लव, नई लिटरेरी फॉर्म्स आई। इंग्लिश धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई और एक टाइम पीरियड के बाद फ्रेंच को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया गया। अब लिटरेचर में सिर्फ वॉर नहीं होता, लव भी होता है, रिलीजन, पॉपुलर वॉइसेस होती हैं। तो इस जी टाइम पीरियड ने ना जो इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन था उसे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बिल्ड कर दिया और स्ट्रॉन्ग बना दिया।